नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मलतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास 13 डिपार्टमेंट रखे हैं, जिसमें गृह विभाग, एक्साइज और टैक्सेशन, प्लानिंग, टाउन और कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस शामिल है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज को बिजली, ट्रांसपोर्ट और लेबर डिपार्टमेंट दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को पंचायत, खान और भू विज्ञान विभाग दिया गया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर को इंडस्ट्री और कॉमर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, महिपाल ढांडा को स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को अर्बन, लोकल बॉडी, रेवेन्यू और डिजास्टर, तो वहीं श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास, सिंचाई और जल संसाधन विभाग दिया गया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास 12 विभागों के कामकाज में गृह और वित्त विभाग भी रहेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने निकायों और पंचायतों में समाधान शिविर लगाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के आवास पहुंचे, जहां पर सीएम सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही एक दूसरे को लड्डू खिलाते नजर आए और विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री सैनी का ये दिल्ली का पहला दौरा था। मनोहर लाल ने आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बात की और आरआरटीएस स्टेशन से जुड़ी जानकारी ली। और त्रिपुरा पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद विप्लव देब ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में मुलाकात की और प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। और प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम लघु सचिवालय पहुंचे, जहां गौरव गौतम ने जिलाधिकारियों के साथ समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान खेल मंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को हल करने के लिए सख्त आदेश दिए। तो वहीं अगली बैठक में तमाम अधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ आने के लिए भी कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए जिले के सभी अधिकारियों की उसको मिलकर काम करना होगा और जनता का सहयोग लेना होगा। लापरवाही तक कोई ऐसी चीज हमारे संज्ञान में ना आए जिससे हमारा रिश्ता खराब हो। हम सब लोग पब्लिक के लिए, समाज के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। उनके काम के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, जिसके लिए हमको उन्होंने चुना है, हर उस काम के लिए जो समाज के लिए अच्छा हो सकता है, समाज में सकारात्मक भावना आ सकती है, हम उसके लिए संकल्पवान हैं।
और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी आज अपने पैतृक गांव गोलागढ़ पहुंची। अपनी माता राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के राज्य 7 गोलागढ़ पहुंचकर चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उपस्थित जनसभा को श्रुति ने संबोधित किया। और हरियाणा के मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिए गए हैं। कृषि मंत्रालय मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि उनका खेत बाड़ी पुश्तैनी काम है। किसानों को अब कोई दिक्कत न आए और खेती बाड़ी से बेरोजगारी भी दूर हो, इस दिशा में पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा जब रैली करते थे तो सारे के सारे लोग वहीं बैठते थे। बीजेपी किसानों के पक्ष में है और वो मुख्यमंत्री और मैं खुद भी किसान हूं, हम किसानों के पक्ष में हैं। तो सरकार तो किसानों के लिए काफी सब्सिडी की मशीनें भी खरीदी हैं, पैकिंग भी करते हैं, उसकी पैकिंग करके इंडस्ट्री में उसको हर साल बेचते भी हैं, तो वो भी काफी हुआ। लेकिन इस बार काफी बारिश की ज्यादा रही, कहीं कहीं खेत गिल्ला था, वो मजबूरी रही होगी किसान की, क्योंकि उसने फसल अपनी जल्दी बोनी होती है। लेकिन फिर भी हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं, बेनती करते हैं हाथ जोड़ के, भाई पराली को अगर खेत में ही खपाया जाए तो खेत की फर्टाइल हो जाता है। मैं खुद किसान हूँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया, पराली को खेत में खपा के आलू की फसल की, आलू बहुत होया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे और इसी के साथ सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बिना पर्चे खर्चे के 25,000 नौकरियां दी हैं। इससे कांग्रेस के बंदरबाट के सपने ध्वस्त हो गए हैं। साथ ही सीएम ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कई और मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। जी को बधाई देता हूं और मैं हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तीसरी बार दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की जो नीतियां थी उसके ऊपर मोहर लगाई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम और गति से हरियाणा प्रदेश को विकास की और बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे सभी मंत्रीगण को विभागों का बंटवारा भी हुआ है और सभी मिलकर के जो अपेक्षा से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़ा बहुमत दिया है, तीसरी बार दिया है, भरपूर प्रयास करके हम सब मिलकर के उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे और हरियाणा को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर करेंगे। सर, विधानसभा कब बुलाई जा रही है? शपथ के लिए 25 तारीख को विधानसभा के अंदर सभी माननीय विधायकों की शपथ होगी। उसके बाद विधानसभा का सत्र भी आएगा, परंतु 25 तारीख को सभी विधायकों की शपथ होगी। सर, एक याचिका लगी है, आज फिर से याचिका लगी भर्तियों को लेकर, जो आपने रिजल्ट जारी किए थे वो खारिज हो गई। पहले भी एक याचिका खारिज हो चुकी है, कैसे देखते हैं? दूसरी याचिका खारिज हुई है सर। देखिए, कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के युवाओं को हमारी सरकार ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस सपने में रही कि हम आएंगे, हिस्सा बांटेंगे, हिस्से के आधार के ऊपर नौकरियां देंगे और उनका ये मोटिव भी रहा है कि कहीं न कहीं युवाओं के जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है, उसके अंदर रोड़ा खड़ा करने का काम
समय समय के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी करती रही। ये भर्ती रोको गैंग ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है और कांग्रेस के द्वारा ये खड़ा किया गया है। माननीय हाई कोर्ट भी अब इनको पूरी तरह से समझ चुका है कि ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा के युवाओं को इस प्रकार के इनका जो एजेंडा है उसको लेकर के आते हैं। इनके ना तो कांग्रेस पार्टी में जान रही है, ना भर्ती रोको गैंग में अब रही है। माननीय हाई कोर्ट ने उसको समझ करके खारिज कर दिया। सर दिल्ली की और कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने खारिज कर दिया है। सर दिल्ली की मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है कि जो पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है उसके जिम्मेदार हरियाणा है। यमुना का गंदा पानी जो है वो दिल्ली पहुंच रहा है और साथ ही साथ पराली का धुआं वो दिल्ली पहुंच रहा है। इस तरीके के एलिगेशन दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी सिंह लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? पराली मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं सर? आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में उसका जन्म हुआ है अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनका कार्यकाल, वही आपको इतना समय दे दिया दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले 10 वर्षों से। आम आदमी पार्टी कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में नहीं देखते। और प्रदेश की सिंचाई और जल संसाधन और महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल एक युग पुरुष थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने उनके साथ निष्ठा और ईमानदारी से क्षेत्र की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने जीवन पर गरीबों और किसानों की भलाई के लिए काम किया। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने भी अंत्योदय की भावना से प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए कार्य किया है। बिना भेदभाव के हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। पारदर्शिता के साथ बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर योग्यताओं को नौकरी दी गई, युवाओं को नौकरी दी गई। इससे गरीब परिवारों के घरों में खुशहाली आई। इसी की बदौलत में प्रदेश में स्पष्ट बहुमत तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। ना किसी की सिफारिश की जरूरत, ना किसी को बख्शीश देने की जरूरत और अपने मेहनत के बलबूते पर गांव-गांव में पता नहीं कितने अभी मैं बीरन में थी वहां पे 25 लगे हैं और यहाँ पे कितने 15-16 लगे। यहाँ पे कोई 20 कह रहे हैं। तो हमें धन्यवाद करना है ऐसी सरकार का जो आम आदमी के लिए सहारा बन सके। चौधरी बंसीलाल अमर रहे। पटना स्थित सदाकत आश्रम में बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 137वीं जयंती में लोगों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे और यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा चुनाव के हार पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग में हमने शिकायत दर्ज की है और अब पार्टी कोर्ट में जाएगी। उन्होंने आगे कहा है क्या कुछ, आइए आपको सुनाते हैं। शिकायत रखी है, हम इंतजार कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में जाएंगी पार्टी। सर कोर्ट में मैंने ये कहा है कोई ऐसा ना हो जाए कि माना पे मशीन भारी ना पड़ जाए। यानी कि लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और हरियाणा में क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हमने कंप्लेंट कर रखी है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सैनी सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पानीपत को प्रतिनिधित्व मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार में जो भी कमियां और खामियां भी वो जल्द ही पूरी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि लोग तो यही चाहते हैं कि काम हो और देश आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। पानीपत को भी प्रतिनिधित्व मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि पीछे जो भी कमियां रही, खामियां रही, उनको पूरा करे सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे।
लोग तो यही चाहते हैं कि काम हो और प्रदेश आगे बढ़े। अंबाला शहर में सनातन धर्म सभा ने सनातन धर्म आरोग्य केंद्र और जिम की शुरुआत की है, जिसका विधिवत रूप से हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि इस आरोग्य केंद्र में आमजन को प्राकृतिक चिकित्सा, एक्सक्यूप्रेशर, मेडिटेशन और वही फिजियोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर असीम गोयल ने कहा कि सनातन धर्म सभा पहले शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्य शहर में कर रहे थे, अब स्वास्थ्य और नेचुरोथेरेपी के नाते भी कार्य करेंगे। जो प्रकल्प है आज सनातन धर्म सभा अंबाला शहर, जो पहले माना जाता था कि भाई स्कूल, कॉलेज और मोहम्मदवासी के मेलों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाते शहर के अंदर बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन अब हेल्थ के नाते भी और एक नेचुरोपैथी के नाते मुझे लगता है कि पहले अंबाला कैंट में एक जो सेंटर था एसडी इंस्टीट्यूट में, आज अंबाला शहर के अंदर भी अपनी तरह का ये दूसरा इंस्टीट्यूट जो है शुरू हुआ है। निश्चित रूप से जिन लोगों को समस्याएं हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी इन समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए एक नेचुरोपैथी के इन्होंने ट्रेनर भी जिस प्रकार से रखे हैं और डॉक्टर्स रखे हैं, एडवाइजर रखे हैं। ये इंस्टीट्यूशन जो मतलब एजुकेशनल तक सीमित नहीं है, आज एक नया अध्याय इसमें जोड़ने जा रहे हैं और वो हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर, नेचर क्योर सेंटर और सबसे बड़ी जिम, जो आजकल के बच्चे जो है जिम बड़ा एंजॉय भी करते हैं और ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेड होगा, लेकिन यह कि बिल्कुल नॉमिनल रेट पे होगा। यहाँ पे हमने डॉक्टर भी अपॉइंट किया है और जिम ट्रेनर भी है, तो ये आज से इसकी विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हम इसमें मतलब डॉक्टर भी और जो भी जरूरत पड़ेगी हम इसमें रखेंगे। कुरुक्षेत्र में अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में हल्का थानेसर के कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए बुलाई गई बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि थानेसर से कांग्रेस की जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है। तो वहीं अरोड़ा ने सुभाष सुधा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसान डीएपी खाद के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, सरकार को पहले से ही डीएपी खाद का प्रबंध करना चाहिए था। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया, बहुत गुंडों से भी लड़ाई लड़ी, पुलिस से भी लड़ाई लड़ी, आखिर थानेसर में उन्होंने जीत दिलाई। आज उनका धन्यवाद करने के लिए मीटिंग हुई। सर, कल महिलाबाद में कांग्रेस नेता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? बहुत दुख है, बड़ा निंदा है। किस प्रकार की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है। आप कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे हो कि कुरुक्षेत्र में जिनको सरेआम टांगे गाड़ी रोक के टांगे तोड़ी, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़े नहीं गए, और जिनके ऊपर झूठे मुकदमे रोज पुलिस उनके कह देती है मैंने गाड़ी तोड़ दी। मैंने कल पुलिस कप्तान को कहा था, मैं एसपी साहब उनकी लोकेशन निकलवा दो, जहां गाड़ी टूटिया करेंगे किलोमीटर दूर तक भी वो बच्चे हो ना, तो हमारे में मुकदमे दर्ज कर दिए खुद पे। पिछले 3-4 महीने से सभी साथियों में डोर टू डोर अभियान चलाया। पिछले 2-3 महीनों से घर घर जाकर वोट मांगने की काम किया। सभी साथियों ने दिल से मेहनत करी, अशोक अरोड़ा बनकर सबने मेहनत करी। आप सभी बधाई के पात्र हो, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां लगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरोड़ा साहब पटेल फोन कराया, बाजी गड़बड़ हो रही है, यो थोड़ा धुंधला सा और उठा, मैं 3 गाड़ी लेके 11 आदमी की लड़कियां लेके उड़ गया। 2-3 बहन जी मंदिर में जुआ बहन जी राम आए थे, बोले आए थे भाज के कमल देख के डरके थे, तो हम तो आदमी के साथ था मरने तैयार। अरोड़ा साहब हमारे लिए सब कुछ है, माता पिता समान है। और मैं ये कहता हूँ अक्सर तेरा जब सरकार में हुड्डा साहब आ रहे थे ना, तो मुंह लटका के बैठ गया था। बड़े हुड्डा साहब आए, बोले के बात हो बेटी आशा जी, बोले हार गया, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, फिर सीएम बना। इसी तरह से 6वीं तक 8वीं तक अरोड़ा साहब देखिए कितना बड़ा मंत्री बनेगा, कितना बड़ा।
होडल में किसानों को खाद न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपने घरों से खाद लेने के लिए सुबह से ही केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और कई घंटे इंतजार करने के बाद भी बगैर खाद लिए खाली हाथ घर लौट आते हैं। किसानों को आरोप है उनका कि केंद्र इंचार्ज अपने चहेते किसानों को खाद देने में लगे हुए हैं। इसको लेकर किसानों में खाद वितरित करने वाले केंद्र इंचार्ज के प्रति रोष है। आपको बता दें कि किसानों को फसल की बुआई के लिए इस समय खाद की विशेष जरूरत है और विशेषज्ञों किसानों को खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि वो पिछले एक सप्ताह से खाद लेने के लिए केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। के लिए लग रही है जी, और मैं परसों से अपनी जनानी लेकर डोल रहा हूँ और जनानी परसों खड़ी रही है। मेरी गेल की 2 जनानी ने खाद दे दिया और मेरी जनानी ने खाद दे दिया। तो कुछ किसानों का आरोप है कि भीतर से अंदर से पहले ही एडवांस में पर्चियां काटी गई हैं। 3 दिनों से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। ये आते अपने जानकारण के ले के रख लेते हैं। ये गलत है और कुछ ना करने पाएंगे। हम बाहर बैठे तो मतलब कितना खाद आया है और किस हिसाब से बांटे जा रहा है? 100 कट्टे आए हैं हमारे द्वारा, एक आधार कार्ड 5 कट्टे हमारे। तो बताया जा रहा है कि 10-10 आधार कार्ड लाए जा रहे हैं उनको। जनाब हमने किसी का आधार कार्ड ले नहीं, जो हम देश में खड़े थे उसमें हमने आधार कार्ड लिया। बताया जा रहा है कि कुछ यूपी के किसान आकर भी यूपी का हम आधार कार्ड नहीं लगाते थे, यूपी का हम वापस देते थे आधार कार्ड। यूपी का हमारे पास नहीं है। शासन जी खाद ना दे रहे जी, अपने अपने आदमी ने दे रहे हैं, हमें ना दे रहे। हम बहुत आदमी बीमार वैसे हैं जी, लाइन में लगे तो बच के मर जाए। यहाँ हम डॉक्टर ना जाइए, ना दे रहे खाद, अपने आदमी ने दे रहे। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? मैं वो है 7 दिन। 7 दिन? हाँ। अच्छा। नहीं कारण क्या जो खाद आ रहा है? तो कहते थे ना जहां पर इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। लगातार जो किसान है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ उनका ये भी आरोप है कि जो केंद्र है वो अपने चहेते को खाद देने में लगी हुई है और इसी के साथ साथ हमें खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद से लगातार किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की जो परेशानी है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। लंबे लंबे लाइन में घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है खाद के लिए, तब भी उन्हें खाद मुहैया नहीं हो पा रहा है। लगातार केंद्र के चक्कर काटने के लिए किसान मजबूर हैं, जिसके बाद भी इतना मशक्कत करने के बाद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि लंबी लंबी लाइनें कतारें लगा के खड़े रहते हैं, इसके बाद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है। इनका आरोप यह भी है कि केंद्र के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, केंद्र उन्हें ही खाद मुहैया करा रहे हैं जो उनके चहेते हैं, हमें खाद नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए लगातार किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखती हुई नजर आ रही है। तो वही किसान लगातार परेशान है, खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर जो है लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। इसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद से उनके अंदर केंद्र के प्रति रोष और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ रोष प्रदर्शन करते हुए जो किसान है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खाद न मिलने से लगातार किसान परेशान है और इसी के साथ साथ लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं कि किसान घंटों इंतजार करते हैं, खाद के लिए मशक्कत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला